गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के चैप्टर नंबर 80 इलेक्शंस के थर्ड टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्शन प्रोसेस। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक आता है टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस का टाइम, कब कब इलेक्शंस होते हैं। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, 5 साल के बाद उनको डिसॉल्व होना होता है और फिर इलेक्शन होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, विधानसभा को गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर अगर जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके पास कॉन्फिडेंस खो जाए, कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। तो उन केसेस में भी इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन करवाए। जब नॉर्मल 5 साल के बाद इलेक्शन होने होते हैं तो पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाते हैं और उसके बाद जो है नई सरकार ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जब डिसॉल्व हो जाती है सरकार या फिर कॉन्फिडेंस खो देती है तो फिर क्या होता है, तो फिर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर कराने होते हैं। तो कैसे होते हैं इलेक्शन, चलिए वो समझते हैं। इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन के शेड्यूल को डिसाइड करता है। जिस दिन से इलेक्शन की फॉर्मल प्रोसेस शुरू होता है उसे कुछ हफ्तों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बताता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक कंडक्ट है जो 1968 में एग्री किया गया था पार्टी द्वारा, और इलेक्शन कमीशन ने पहली बार उसको इफेक्टिवली यूज 1991 में किया था। तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है कि पार्टीज को ऐसे बिहेव करना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताने के बाद कुछ हफ्तों बाद जो है एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और वहां से इलेक्शन का फॉर्मल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके जब फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है तो एक हफ्ते के अंदर जो है सारी जो कैंडिडेट जिनको खड़ा होना है उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने होते हैं। उनको 2 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि वो विड्रॉ कर सके अपने नॉमिनेशन पेपर, और एक हफ्ते के अंदर सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो खड़े हुए हैं उनको अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना पड़ता है। अब जब वो फाइल कर लेते हैं तो उनको एक शपथ लेनी पड़ती है फॉर बीइंग अ कैंडिडेट। वो इलेक्ट हुए हैं उसके लिए अलग शपथ लेनी पड़ेगी, उससे पहले भी एक शपथ लेनी पड़ेगी। वो बहुत जरूरी होती है शपथ। अगर आप हॉस्पिटल में भी हो तो फिर क्या होता है, जो मेडिकल जो सुपरवाइजर है वो आपको शपथ दिलवाएगा। अगर आप जेल में भी हो तो उस थाने का जो एसएचओ है वो आपको शपथ दिलवाएगा। अगर आप फॉरेन में हो तो वहां का जो जो हमारे इंडिया का एम्बेसडर है वो आपको शपथ दिलवाएगा। शपथ तो लेनी ही है। अब उसके बाद हमारा जब ये हो जाता है उसके बाद इलेक्शन कंपेन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये लगभग 2 हफ्ते तक क्या होती है, कुछ हफ्तों तक इलेक्शन कंपेन करती हैं, लोगों को मनाती हैं कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम ये करेंगे। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं, ये जो लीडर है ये नहीं कर रहे, हम ये करेंगे। तो ऐसे लोगों को मनाती है कि आप हमें वोट कीजिए, और ऐसे और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है जो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता देता है। अब पोलिंग डेज, अब ये सब हो जाता है। जिस दिन पोलिंग होती है उसके 48 घंटे पहले जो है वो ये इलेक्शन कंपेन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, और उसके बाद पोलिंग होती है। पूरे देश में पोलिंग होती है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में सारी पोलिंग हो जाए। तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हड़बड़ी ना हो, इसलिए क्या है, अलग अलग दिन में अलग अलग कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनमें पोलिंग हो जाती है। अब उसके बाद बैलेट पेपर्स बनाए जाते हैं। पहले बनाए जाते थे, अब नहीं बनाए जाते। बैलेट पेपर्स में क्या है कि जो कैंडिडेट्स के नाम हैं, पार्टी के नाम हैं, उन पार्टी का सिंबल क्या है, उनको जो इलेक्शन कमीशन की लैंग्वेज है उसमें लिखा जाता था और एक पेपर में। तो ये बैलेट पेपर जो थे ये बनाए जाते थे 1998 तक। 1998 के बाद इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। 2003 में 2004 में जैसे पहली बार एक इलेक्शन कमीशन ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया, क्या कि पूरे देश में 2004 के जनरल इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे फायदे क्या थे, पेपर की बहुत बचत हुई, जो डाउटफुल वोट्स होते थे उनकी समस्या खत्म हो गई, प्रिंटिंग की कॉस्ट एकदम नल हो गई। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज निकले। काउंटिंग ऑफ वोट्स की काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो भी बहुत आसान बन गया। अब ये सब होने के बाद वोटिंग प्रोसीजर, अब इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इतने सारे मेंबर्स, लोकसभा में 543 मेंबर्स को इलेक्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है वो।
एक स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देता है जिनकी पॉपुलेशन रफली इक्वल होती है। तो इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि हर 2 किलोमीटर में एक पोलिंग बूथ होना चाहिए, और एक पोलिंग बूथ जो है वो मैक्सिमम 1200 लोगों को उसको देखना चाहिए। 1200 लोग जो है उनको उस पोलिंग बूथ 1200 लोग जो है उस पोलिंग बूथ में वोट करना चाहिए। उसके बाद 1200 लोग जब पोलिंग हो जाती है, सुपरवाइजिंग इलेक्शन को सुपरवाइज जो है इलेक्शन कमीशन बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करता है जो इलेक्शन को सुपरवाइज करते हैं, जिसमें से जनरल ऑब्जर्वर आते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर आते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर आते हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आते हैं। जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होता है वो ये देखता है कि कितना खर्चा जो है कोई कैंडिडेट कर रहा है। उसके बाद मीडिया कवरेज, जो मीडिया के लोग होते हैं ना उनको स्पेशल पासेस दिलवाता है इलेक्शन कमीशन, कि वो जो जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहां पे घुस के मीडिया के लोग जो है वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वोटिंग हो रही है। जो जहाँ पे काउंटिंग होती है वोट्स की वहां पे भी मीडिया के लोग जाते हैं और वहां पे अपनी मीडिया कवरेज होती है वहां पे। अब वोट्स की काउंटिंग जो होती है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है जो किसके लेवल पे होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे होता है, रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर में काउंटिंग होती है वोट्स की। अब जैसे कि हमें पता है 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे देश में जो ब्रिटेन का सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वो चलता है, जिसमें जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट हो गए वो है वो जीत जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा सीटें हो गई वो जीत जाएगी। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यही होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं तो उसको वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जितने लोग बीजेपी के हैं, जितने लोग कांग्रेस के हैं, जितनी भी अलग अलग पार्टी के हैं, और एक लिस्ट बना के कि बीजेपी के इतने मेंबर हैं, कांग्रेस के इतने लोग जीते हैं, तो ऐसे लिस्ट बना दी जाती है। और फाइनली नेशनल लेवल पे जिसके सबसे ज्यादा होते हैं 272 से ज्यादा होते हैं वो जो है वो पार्टी बना लेता है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ पे। फिर इलेक्शन पिटीशन, अब अगर किसी को डाउट हुआ कि मतलब कोई पार्टी जो थी पॉलिटिकल पार्टी वो क्या थी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अभी रूल कर रही थी, रूलिंग पार्टी थी। अब रूलिंग पार्टी ने अपनी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज थी उसका इस्तेमाल किया है इलेक्शन की सर्विसेज में, तो अब वो किसको कंप्लेन करेगा। तो एक प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्राइब्यूनल बना सकती है, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल, लेकिन आज तक ऐसा इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं बनाया गया है। तो हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है कि वो देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एपीलेट जुरिसडिक्शन भी होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के मैटर को रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट के मैटर को ले सकता है। थैंक यू।